हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के थर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसी को हेडिंग डालेंगे केमिस्ट्री पेपर थर्ड। केमिस्ट्री का पेपर थर्ड आपका फिजिकल केमिस्ट्री है और ये पेपर आपका 33 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करा था फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में। सेकेंड ईयर में आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है जो आपको जानना है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपकी यूनिट का पहला जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसकी पहली हेडिंग होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस? वो सारे रिएक्शन जो विदाउट किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होते हैं, वो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि कुछ रिएक्शंस को करने के लिए हमें फोटोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हीट की जरूरत पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ये रिएक्शंस होंगे, इन रिएक्शंस में हमें कुछ भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाना है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस है। इसका एग्जांपल एक हम देखें कि इसका एक एग्जांपल है, जब हायर एनर्जी का हाई टेम्परेचर फ्लो होता है लोअर टेम्परेचर पे, तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है। ठीक है, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये हमारा स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है। ठीक है, और कब तक होता रहेगा? जैसे कि हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर मूव करता है, तब तक मूव करता है जब तक कि उसमें दोनों ही सब्सटेंसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो जाए। जैसे कि मान के चले कि कोई भी गर्म सामान रहता है, सबको मालूम है, जैसे कि खाना बन रहा है और हमने गैस पे कोई बर्तन रख दिया गर्म करने के लिए, उसमें पानी बॉईल कर दिया। ठीक है, पानी बॉईल किया, वो बर्तन जो है गर्म हो जाता है। अगर हम उसमें कोई कंडक्टर डालेंगे, कंडक्टर जैसे कि समझ लो कि चम्मच से हमने उसको स्टीर करना शुरू कर दिया, मतलब घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या होता है धीरे धीरे चम्मच भी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। इसे करने के लिए आपको कुछ अलग से चीजें नहीं करनी पड़ी है, ये अपने आप जो क्या हुआ, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या हो गई, हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल है कि एक बाउल में तुम्हारा किशमिश है और पानी रहता है। ठीक है, किशमिश के सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी में जाता है और वो क्या हो जाता है, पानी उसके अंदर फ्लो करने लगता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है और किशमिश सुबह तक फूल जाते हैं। ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, इसमें भी आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाने पड़े, जैसे कि जैसे कि इसको आपको कोई हीट नहीं देनी पड़ी। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, ये अपने आप हो गया। मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो जाए, उसको करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट ना लगाना पड़े, एक्सटर्नल चीजें ना लगाना पड़े। ठीक है, प्रेशर ना लगाना पड़े, सनलाइट या फिर हीट ना देनी पड़े। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ठीक, इन्हीं चीजों को, और किस किस कंडीशन में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, मतलब क्या क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, इन्हीं चीजों को अभी हम लिखेंगे।
ठीक है, और साथ में आप इन सबका नोट बनाते चले, क्योंकि टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ाया जा रहा है इन चीजों को। ठीक, तो साथ में ही नोट हम यही लिखवाएंगे, और इन चीजों को आप लिखते चले, आपको यूजफुल होंगे। और ये यूनिट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, जिनको आगे थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लेनी है उनके लिए तो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमने फर्स्ट ईयर में भी थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ का कुछ पार्ट आया था जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी हमें अभी स्पॉन्टेनियस कार्नोट साइकिल पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वो रिएक्शन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। और रिएक्शंस which take place or reactions which take places without external interventions are called spontaneous reaction स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं कि वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, तो ऐसे सारे रिएक्शंस, ठीक है, जो कि टेक प्लेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब बिना किसी चीजों के, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट्स के हो जाए, ऐसे रिएक्शन हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और इन्हीं रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब, इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो कि वापस पलट के ना आए। जैसे कि एक बार हीट जो है, ठीक है, हीट अगर ट्रांसफर हो गई, हीट क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई हायर एनर्जी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो अब हीट जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएगी, ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा इतना हुआ। अब इसका एग्जाम्पल लिखना है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे फर्स्ट कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम, यही जो हमने पढ़ा उसी को एग्जाम्पल लिखेंगे कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर to the lower temperature of the body when they comes in a contact with each other, ठीक है, जब हीट ट्रांसफर करेंगे, हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, वो भी किसी बॉडी की, जब उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाएगा। ठीक है, एक दूसरे, ये नहीं कि यहाँ पे अगर हायर टेम्परेचर की बॉडी पड़ी है तो लोअर टेम्परेचर की बॉडी यहाँ है तब देखेगी हम ट्रांसफर हो जाए, नहीं, हमें इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, और कब तक ये होगा, द प्रोसेस कंटिन्यूज until the two bodies
until the two bodies attain thermal इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक होगा? द प्रोसेस कंटिन्यूस, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफर हीट का होता रहेगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट। अगर आपको ये शॉर्ट नोट में आ जाए कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की पहले तो डिफिनेशन डालेंगे कि ऑल रिएक्शन विच टेक प्लेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशंस ऑफ एनी काइंड, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना। ठीक है, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना। हस्तक्षेप मतलब कोई भी हमने उसमें छेड़छाड़ नहीं की है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मैंने बाहर से हमने उसको कुछ भी नहीं करा किसी भी प्रकार का। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। या फिर हम इसका एक लिख सकते हैं कि अदर रिएक्शंस और रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट्स आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख लीजिए जो बोला है अभी कि यही इसी को मिटा के, मतलब पहले इसको लिख लीजिए, फिर अगर ये ना समझ में आए कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, किसी भी हस्तक्षेप के बिना, मतलब कि कोई भी हमने उसमें एक्सटर्नल एजेंट नहीं यूज करा है। सॉरी, डाल सकते हैं कि और रिएक्शंस which take place without which take place automatically without using any external agents are called spontaneous reaction। ठीक है, वो सारे रिएक्शन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाते हैं किसी भी विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, बिना एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज किए हुए, ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अगर लिखना हो तो इसका एग्जांपल एक तो ये रहा कि हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, हायर टेम्परेचर बॉडी से बॉडी में व्हेन दे कम्स इन अ कॉन्टेक्ट, जब इन दोनों को आपस में लाया जाएगा, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल, ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेंड ना कर लें। ठीक है, ये आपका पहले एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं जो कि ऑस्मोसिस का होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है वो भी रिएक्शन होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। ठीक है, अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर दूसरा, a solvent from the dilute solution diffuses into a concentration solution। अरे इसको पूरा ही, dilute solution diffuses into a concentration solution। ठीक है, until
दे बिकम यूनिफॉर्म। और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों की दोनों यूनिफॉर्म ना हो जाए, मतलब दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। ठीक है, क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा डाइल्यूट सोल्यूशन का, वो डिफ्यूज करेगा किसमें, कंसंट्रेशन सोल्यूशन में, जब तक दोनों का क्या हो जाए, कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। यही आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, किस किस के होने की वजह से स्पॉन्टेनियस, क्या क्या कंडीशन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें पढ़ेंगे, यहां से लिखेंगे। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की क्या क्या क्राइटेरिया है, इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज वन वे, एक साइड का होता है, और ये यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन, और यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ही वे में होगा, अगर हाइयर टू लो जा रहा है तो, लो टू हाइयर कंसंट्रेशन जा रहा है तब। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉर रिजर्व करना है, हमें रिवर्स करना है, फॉर रिवर्स चेंज, फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, वर्क हैज टू बी डन, वर्क होगा, फिर वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वन वे की होती है, वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, जैसे कि लोअर बॉडी से हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में गया तो एक डायरेक्शनल में गया ना। ठीक है, हायर से क्या जा रहा है, लोअर में जा रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन। अगर इसका हम रिवर्स करना चाहते हैं, लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी में डालना चाहते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। बल्कि जो ये वाला वर्क हो रहा था जब हायर टेम्परेचर की बॉडी से, ठीक है, लोअर टेम्परेचर की बॉडी में जा रहा था, तब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था, नो वर्क। ठीक है, अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जाएगा, ठीक, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लोअर कंसंट्रेशन से क्या डिफ्यूज हो जाता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन जो है डिफ्यूज हो जाता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसका उल्टा जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कि आरओ बोलते हैं, जो हमारे आरओ सब जानते हैं। ठीक है, आरओ जो कि हमारे वाटर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, उसमें जो प्रोसेस होती है वो आरओ की प्रोसेस जो होती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की होती है। ठीक है, आरओ का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है। ठीक है, तो जब आरओ का ऑस्मोसिस जब होता है, जब हमने देखा कि जब किशमिश में जब लोअर कंसंट्रेशन में पानी जब किशमिश के अंदर जाता है, मैंने लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट से जब किशमिश के अंदर पानी गया तो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट था, मतलब पानी था, अब वो किशमिश के अंदर गया तो वो फूल गया, हायर कंसंट्रेशन की तरफ गया। बट इसमें कोई हमें वर्क नहीं करना पड़ा, रात भर भिगोया, अपने आप हो गया। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली हो गया। बट जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, आरओ मोस्टली सभी घरों में लगा है। ठीक है, नहीं भी लगा, सबको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि आरओ को यूज करने के लिए हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। ठीक, उसमें वर्क लग रहा है क्योंकि वो रिवर्स है, ऑस्मोसिस का रिवर्स है। वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, उसमें एक्सटर्नल एजेंट यूज करने पड़ते हैं।
ठीक। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है हमारा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं हो सकता, इसमें हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये विदाउट एनी वर्क, सॉरी, विदाउट एनी वर्क के होता है। ठीक है, तो यही चीज इस लाइन में लिखी गई है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वन वे की होती है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक ही साइड होगी। और इसमें रिवर्स, अगर रिवर्स हमें रिएक्शन करना पड़ेगा, अगर उसका रिवर्स रिएक्शन करना है या फिर बोल सकते हैं रिवर्स चेंज करना है, ठीक है, रिवर्स चेंज करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा रिवर्स चेंज के लिए। ठीक, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पहला पॉइंट। ठीक है, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है ऑस्मोसिस का। ठीक, ये बस एक समरी बनाने के लिए है दिमाग में। ठीक है, कि ऑस्मोसिस, हाँ ये हो सकता है कि आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इन डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल में आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको इसको और जानना है तो आप इसको आगे पढ़ सकते, आगे मतलब घर में खुद से लेक्चर के बाद लेके इसका आप कोई वीडियो देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या फिर इसको अपनी कॉपी में आप लिख ही लीजिएगा कि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में डिफरेंस। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस एज अ नॉलेज के लिए। अगर आपको ना आए समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं हमें मुझे, तो मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा दूंगी अगले लेक्चर में। वैसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना ही समझना था कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कोई वर्क नहीं लगता है तो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आता है, बल्कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें वर्क करना पड़ता है, तो वो हमारा उसमें वर्क करना पड़ता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकते हैं। बस ये एक पॉइंट है, क्राइटेरिया है बस। फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए या फिर स्पॉन्टेनियस चेंज होने के लिए टाइम इज नो फैक्टर, टाइम इज नो फैक्टर। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में ही करना पड़ेगा, कोई फैक्टर नहीं है ऐसा। कितनी भी देर में हमारा जो है टेम्परेचर हायर से लोअर में कितने भी टाइम में जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हर हाई टेम्परेचर की बॉडी हर लोअर टेम्परेचर की बॉडी को एक फिक्स टाइम पे अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा। कोई फिक्स टाइम नहीं है, सीधी बात है, कोई फिक्स टाइम नहीं है अपना, कोई टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं होता इसमें, कितने भी टाइम में हो सकता है। ठीक है, वंस अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एक बार सिस्टम इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया, मतलब कि मान के चलो ये एक हायर टेम्परेचर की बॉडी थी, ये एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी थी, हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट क्या हुई, हीट ट्रांसफर हुई। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या हो गई, हीट क्या है, ट्रांसफर हुई। ठीक है, तब तक ट्रांसफर नहीं होगी, मान लिया हायर टेम्परेचर की बॉडी का टेम्परेचर सॉरी T1 है और लोअर टेम्परेचर का T2 है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हुआ, तो हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों टेम्परेचर की, हायर टेम्परेचर की बॉडी और लोअर टेम्परेचर की बॉडी का टेम्परेचर T और T मतलब इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। और जब व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम जो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ समानता हो जाएगी, समानता आ जाएगी, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा स्टेट, तब ठीक है, अगर एक बार सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तब हम उसको दोबारा
तब वो आगे नहीं होता, बस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तब वो रिएक्शन क्या आगे प्रोसीड नहीं करेगी, आ गया, ठीक है। इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये पॉइंट आप अभी लिख लीजिए कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। इसमें आगे हमें इसी यूनिट में आगे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ना है, उसमें ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है। बस ये जान जाओ कि एंट्रोपी को डेल्टा एस से दिखाते हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा होता है। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी, ठीक है, इन फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच से शो करते हैं। अभी आगे हमें इन सबसे रिलेटेड बहुत से प्रूवमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक। तो ये आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में हो गया कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स या विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशंस ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, ठीक। ये उसके कुछ पॉइंट्स है कि वन डायरेक्शनल होती है, रिवर्स रिएक्शन होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स लगाने पड़ेंगे। स्पॉन्टेनियस चेंज में कोई टाइम फैक्टर नहीं, कितने टाइम पे भी हो सकता है। एक बार सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तब वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इसमें इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी जो है डिक्रीज होती है और एंट्रोपी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। आगे हमारी जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल से आपके शॉर्ट नोट में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो क्वेश्चंस फर्स्ट में आते हैं 2-2 नंबर वाले, उसमें भी कार्नोट साइकिल पूछ लेता है कि व्हाट इज कार्नोट साइकिल, या फिर कौन कौन सा प्रोसेस कार्नोट साइकिल में होता है, ठीक है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में अगर बात की जाए तो कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की कार्नोट इंजन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 100% एफिशिएंस था। मतलब कि जितना अगर उसको हम हीट दे रहे हैं काम करने के लिए, जितनी एनर्जी उसको काम करने दे रहे हैं, वो 100% एनर्जी वो वापस उसको माने वर्क दे रहा है, ठीक है। जितनी हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं उतनी टोटल हीट वर्किंग एनर्जी वो हमें दे रहा है, ठीक है। कार्नोट ने कार्नोट इंजन को प्रोड्यूस किया था। कार्नोट इंजन में कार्नोट साइकिल की बात हुई थी, ठीक है। और कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस बताए गए थे, ठीक है। 4 पॉइंट थे कार्नोट साइकिल के, जिससे कि पूरी कार्नोट साइकिल वर्क करती है, ठीक। कार्नोट इंजन क्या था, 100% एफिशिएंस इंजन। ये एक इमेजिनरी इंजन था, ये सिर्फ थ्योरेटिकली था, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई इंजन नहीं बन पाया है अभी तक कि जिसको हम 100% मतलब जितनी भी एनर्जी दें उतनी एनर्जी से उतनी फुल वर्किंग होने 100% एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी यही होती है कि जितना हम दें उसको एनर्जी, ठीक है, या फिर जितनी हीट दें उतना ही रिवर्स में हमें उतनी वर्किंग मिल जाए, ये हमारा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो कार्नोट साइंटिस्ट है जिन्होंने की 100% एफिशिएंस इंजन के बारे में बात की थी, कार्नोट इंजन के बारे में।
जिसमें कि कार्नोट साइकिल का यूज होता है। कार्नोट साइकिल में मेनली, अगर मेनली देखी जाए, मेनली दो प्रोसेसेस होते हैं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक आइजोथर्मल। एक क्या होता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और एक आइजोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी को उन्होंने 4 पार्ट में किया था, क्योंकि फर्स्ट क्या था, इसमें भी इनका 2 पार्ट था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये था एडियाबैटिक कंप्रेंशन। थर्मल भी ऐसे ही, आइजोथर्मल भी ऐसे ही डिवाइड हुआ था कि आइजोथर्मल एक्सपेंशन और आइजोथर्मल कंप्रेंशन। ठीक है, अभी उतने लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आगे अच्छे से इनको डिटेल वाइज बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक समरी बनाने के लिए मैं बता रही हूँ कि कार्नोट साइकिल में मेनली 2 प्रोसेस होते हैं, आइजोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइजोथर्मल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि आइजोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, आइजोथर्मल कंप्रेंशन हुआ। सेम एडियाबैटिक को एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेंशन। अब थोड़ा रिवाइज करें, फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज पढ़ी है कि आइजोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, सारे के सारे वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस जिनमें कि टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मतलब कि आइजोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट। टेम्परेचर मतलब फिक्स टेम्परेचर हो या कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर ना घटे ना बढ़े। तो ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं या ऐसे प्रोसेस में जो रिएक्शंस होती हैं, उनको हम आइजोथर्मल रिएक्शंस या आइजोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। सेम एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सेम लगभग आइजोथर्मल सा होता है, लेकिन अलग होते हैं। क्या, इसमें टेम्परेचर क्या है, ना ही टेम्परेचर बाहर जाती है सिस्टम से, ना ही टेम्परेचर माने हीट जो है ना ही सिस्टम से बाहर फ्लो करेगी, ना ही सिस्टम से अंदर फ्लो करेगी। टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हीट जो है, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, हीट जो है ना ही बाहर फ्लो करेगी, ना ही अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसा नहीं है हीट ट्रांसफर ना होना या फिर बाहर निकलना इसका मतलब कि अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर फैक्टर इसमें वर्क ही नहीं करता है। बस ये है कि हीट जो है ना ही बाहर ट्रांसफर होगी और ना ही बाहर की हीट जो है अंदर सिस्टम में आएगी। ठीक, मतलब इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि हीट कांस्टेंट है, लेकिन ये सही फैक्टर नहीं होगा। बस ऐसा समझने के लिए ये नहीं सोचना कि हीट मींस टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर यहाँ नहीं कांस्टेंट होगा, यहाँ हीट भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बस समझने के लिए हम बस ये लिख दे रहे हैं कि बच्चे ना भूल पाए। हीट का मतलब ये नहीं समझेंगे कि टेम्परेचर है। हीट का मतलब बस ये है कि आपका अगर ये कोई सिस्टम है, इसमें से हीट ना अंदर ट्रांसफर हो, ना अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए, और अंदर ही क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, कांस्टेंट टेम्परेचर को। ये हमारा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए, आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, इन अ डेप्थ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों ही अलग प्रोसेस है। आइसोथर्मल तो वैसे भी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता। बस ये रहता है कि वो प्रोसेस जिसमें कि हीट ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है सिस्टम के, तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। क्योंकि कार्नोट साइकिल इन्हीं पे वर्क करती है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे।
मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये फिजिकल का पेपर आसान होता है, मतलब समझना आसान होता है, क्योंकि फिजिक्स जो लेते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल के बारे में, अगर आप सबको याद होगा तो लिखा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एन आइसोथर्मल प्रोसेस ये लिख सकते हैं, इट इज अ thermodynamic process it is a thermodynamic process occurring at a constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो जाए वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज अ thermodynamic process that neither allow to heat transfer inside or neither nor let the heat out of the system, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कि ये अलाउ नहीं होता कि हीट ट्रांसफर हो जाए सिस्टम के अंदर, और ना ही ये अलाउ होगा कि हीट जो है सिस्टम से बाहर चली जाए, ठीक है। कार्नोट साइकिल में यही दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक। इतना लिख लीजिए। अगले लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम कार्नोट साइकिल के प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे, कार्नोट इंजन पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।